अच्छा, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर नंबर 20 के क्वेश्चंस हैं कुछ और इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, आसान क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखो, एक मिनट, तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखो, तो सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि जी व्हाई डू हेवी न्यूक्लियाई हैव मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैव मोर न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। कह रहे हैं कि जी जो अब एक हैवी न्यूक्लियस होते हैं उनके पास न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। ठीक है, अब इसकी रीजन बताएं, इसकी रीजन क्या देखें। असल में आपको एक मैंने बात बताई थी कि कोई भी हैवी एलिमेंट हो वो कोशिश ये करता है कि जी वो स्टेबल हो, उसका उसका एक न्यूक्लियस स्टेबल हो। और न्यूक्लियस स्टेबल तब होता है क्योंकि हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस में दो फोर्सेज होती हैं, एक होती है कूलम्स फोर्स और कूलम फोर्स होती है रिपल्सिव, और एक होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये होती है अट्रैक्टिव। अगर इन दोनों फोर्सेस में से कोई भी एक फोर्स कम या ज्यादा होगी ना तो वो न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। तो न्यूक्लियस स्टेबल ही तब कहलाता है जब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड हों, इक्वल हो। सबसे पहले ये कह रहा है कि जी हेवियर न्यूक्लियस हेवियर एलिमेंट्स रिक्वायर मोर न्यूट्रॉन्स इन ऑर्डर टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ कूलम्स रिपल्सिव फोर्स between protons and short range nuclear force between nucleons। ठीक है, सबसे पहले देखिए वही कह रहे हैं कि ये अब एक न्यूक्लियस में क्योंकि न्यूक्लियॉन्स होते हैं मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और उनके दरमियान दो फोर्सेज हैं, एक है कूलम फोर्स और कूलम फोर्स क्योंकि रिपल्सिव होगी बिटवीन प्रोटॉन्स क्योंकि प्रोटॉन्स दोनों अब पॉजिटिव होते हैं, और दूसरी फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमने पढ़ा था कि ये कुछ ये प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान भी होगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान भी होगी और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान भी होगी। ठीक है, अब अगर हम एक हैवी एलिमेंट्स की बात करें तो होता यह है कि जी हैवी एलिमेंट जैसे जैसे हम हैवी एलिमेंट्स की तरफ जा रहे होते हैं उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे होते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो कूलम्स रिपल्सिव फोर्स भी क्या हो रही होगी, कूलम्स रिपल्सिव फोर्स भी बढ़ रही होगी। जैसे जैसे हम बड़े से बड़े हैवी एलिमेंट्स की तरफ जाएं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे होंगे जिसकी वजह से कूलम्स रिपल्सिव फोर्स भी बढ़ रही होगी। अगर कूलम रिपल्सिव फोर्स बढ़ रही है तो उसकी वजह से वो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो सकता है। फिर इसका तरीका ये है, इसका ये होता है कि फिर जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं ना उसके साथ साथ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी बढ़ाए जाए। क्यों, न्यूट्रॉन्स बढ़ाने से क्या होगा, अब न्यूट्रॉन्स बढ़ाने से जो फोर्स बढ़ती है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है और उसकी वजह से ये होगा कि जी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और कूलम्स रिपल्सिव फोर्स बैलेंस हो जाएगा। तो कह रहा है इन हैवी एलिमेंट्स व्हेन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस द कूलम फोर्स ऑफ रिपल्शन आल्सो इंक्रीजेस। इन दिस वे न्यूक्लियस विल शो इनस्टेबिलिटी। For the stability of nucleus, there must be an increase in the strong nuclear force due to increase in the number of neutrons। ठीक है, और जैसे 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 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं द कूलम रिपल्सिव फोर्स बढ़ रही है, उसी के साथ साथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी बढ़ रही है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्यों बढ़ रही है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स बढ़ रहे हैं और दोनों के बढ़ने से क्या होगा, दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी। तो कह रहे हैं व्हेन दीस कूलम फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बैलेंस ईच अदर एज अ रिजल्ट यहाँ पे स्टेबिलिटी विल बी मेंटेन्ड। एक दफा इसको रीड कर लें, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, खुद एक दफा रीड किया करें ताकि आपको भी आइडिया हो, माइंड में क्वेश्चन बैठ जाए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी रेडियम हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 1600 years। If the universe were formed 5 billion or more years ago, was there any radium left now? देखें, अब कह रहे हैं कि जी रेडियम जो है उसका हाफ लाइफ 1600 ईयर्स है, मतलब वो हर 1600 ईयर्स के बाद अपने नंबर ऑफ एटम्स को ना हाफ कर देता है रेडियम। अब कह रहा है कि ये यूनिवर्स बने हुए कितने साल हो गए, यूनिवर्स बने हुए तो 5 बिलियन ईयर्स हो गए। अब इन 5 बिलियन ईयर्स में हाफ लाइफ अगर कैलकुलेट की जाए तो हाफ लाइफ तो बेशुमार दफा हुई होगी। ठीक है, हर 1600 ईयर्स के बाद हाफ लाइफ हुई होगी। तो कह रहे हैं कि जी इतनी दफा जब हाफ लाइफ हुई है तो अब तो
अब मतलब इस वक्त आप कह लो प्रेजेंट एज में हमें तो कोई रेडियम मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर हाफ लाइफ के बाद उसके नंबर ऑफ एटम हाफ हो गए होंगे। लेकिन कह रहा है अभी भी हमें कुछ ना कुछ रेडियम मिलता है, इसकी रीजन बताएं। अगर इतना यूनिवर्स बने हुए इतना टाइम हो गया है और इतनी दफा हाफ लाइफ हो चुकी है, तो रेडियम हमें अभी भी कुछ ना कुछ क्यों मिलता है? ठीक है, अब देखें ये जो इक्वेशन है, ये n इज इक्वल टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी, जिसको डिके इक्वेशन भी कहते हैं। इस इक्वेशन में अगर आप n जो होता है ना, ये जो लेफ्ट साइड पे n है, ये है नंबर ऑफ एटम्स अनडिकेड, या लेफ्ट एटम्स भी कह सकते हो कि कितने एटम्स बच गए। अब देखें ये n ना जीरो सिर्फ तब हो सकता है अगर t आप इन्फिनिटी पुट कर दो, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा, और एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है जीरो, तब आएगा n इज इक्वल टू जीरो। मतलब कहने का मतलब ये है कि जी एटम्स आपके पास जीरो तब बचेंगे अगर आप किसी चीज को इनफाइनाइट टाइम प्रोवाइड करो। अगर आप जिस तरह अगर हम रेडियम की बात करें, तो रेडियम बिल्कुल इस जमीन से तब खत्म होगा अगर हम रेडियम को इनफाइनाइट टाइम प्रोवाइड करें। ठीक है, तब इनफाइनाइट टाइम के बाद फिर आप कह सकते हो कि ये रेडियम अब इस जमीन पे कुछ बचा ही नहीं, सारा का सारा खत्म हो गया। लेकिन यूनिवर्स को बने हुए इनफाइनाइट टाइम तो नहीं हुआ, यूनिवर्स को बने हुए तो 5 बिलियन ईयर्स हुए हैं। अगर 5 बिलियन ईयर्स हुए हैं तो बेशक हाफ लाइफ बहुत दफा हुई होगी, लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट तो बच गई होगी ना। ठीक है, तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू decay law, this equation shows that infinite time is required for complete decay of an element. तो कह रहा है as the life of universe is 5 billion years ago but not infinite, that is why we still find radium in nature. तो एक तो जवाब इसका ये है, और दूसरी बात ये है कि रेडियम प्रोड्यूस कब होता है? रेडियम प्रोड्यूस तब होता है जब यूरेनियम डिके करता है। ठीक है, और यूरेनियम डिके करता है 4.5 बिलियन ईयर्स बाद। तो रेडियम तो प्रोड्यूस ही इतने टाइम के बाद होता है। ठीक है, तो इसी और ये भी एक वजह है कि रेडियम कुछ ना कुछ नेचर पे प्रेजेंट है, क्योंकि रेडियम जिस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है यूरेनियम से, यूरेनियम खुद हाफ लाइफ बहुत टाइम बाद करता है, तो रेडियम तो प्रोड्यूस ही इतने टाइम के बाद होता है कि कुछ ना कुछ उसकी नेचर में एग्जिस्ट करेगा वो। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये है कि इफ वी फोकस अवर अटेंशन ऑन अ स्पेसिफिक न्यूक्लियस इन अ रेडियोएक्टिव सैंपल, कैन वी नो एग्जैक्टली हाउ लॉन्ग दैट न्यूक्लियस विल लिव बिफोर डिके? कह रहे हैं अगर हमारे पास एक सैंपल है, रेडियोएक्टिव सैंपल है, मतलब रेडियोएक्टिव सैंपल मतलब कि एक कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जिसमें डिके हो रहे हैं, मतलब उसमें न्यूक्लियस जो है वो टूट रहे हैं। आपने अपनी अटेंशन सिर्फ एक खास न्यूक्लियस की तरफ की हुई है। कह रहे हैं क्या आप उस न्यूक्लियस आपने जिस न्यूक्लियस की तरफ अपनी अटेंशन की हुई है, क्या आप उस न्यूक्लियस के बारे में बता सकते हैं कि ये न्यूक्लियस डिके करने से पहले कितनी देर तक जिंदा रहेगा, मतलब कितनी देर तक ये एग्जिस्ट करेगा? ठीक है, तो ये तो आप बता ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये बात हमने काफी दफा चैप्टर में पढ़ी थी कि जी रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस है ना, ये रैंडम है। हम जिस तरह मैंने कहा जी एक सैंपल है, उसमें 100 एटम्स हैं, उसमें 100 कह लो कि एक न्यूक्लियस है, तो मैं बता ही नहीं सकता कि जी अगले सेकंड कौन सा न्यूक्लियस डिके करेगा, और जिस न्यूक्लियस की तरफ मेरी अटेंशन है वो न्यूक्लियस कब डिके करेगा। टोटली रैंडम प्रोसेस है, कौन सा न्यूक्लियस डिके करेगा और कौन सा न्यूक्लियस कब डिके करेगा आप ये बता ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन वही कह रहा है कि रेडियोएक्टिव डिके इज अ रैंडम प्रोसेस, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट अबाउट अ न्यूक्लियस एट विच टाइम इट विल डिके। अ ब्लॉक ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल विल कंटेन अ ट्रिलियंस ऑफ न्यूक्लियाई एंड, अब देखें अब ये भी नहीं होता कि तमाम न्यूक्लियस एक साथ डिके करें, रैंडम होता है, कभी कोई न्यूक्लियस डिके कर गया, कभी कोई न्यूक्लियस डिके कर गया। अच्छा, एक तो ये बात भी नहीं पता होती कि जी कौन सा न्यूक्लियस डिके करेगा, और दूसरी बात है कि जी ये न्यूक्लियस जिस न्यूक्लियस की तरफ हमने अपनी अटेंशन की हुई है, ये न्यूक्लियस कब डिके करेगा। हो सकता है ये 1 सेकंड में डिके कर जाए, या हो सकता है ये मिलियन ऑफ ईयर्स में भी डिके ना करे। ठीक है, तो कह रहा है इट इज इम्पॉसिबल टू टेल which particular nucleus will decay next and when a particular nucleus will decay, whether the next instant or in million of years time. Okay? तो आप एक न्यूक्लियस के बारे में बता ही नहीं सकते। फिर अगली बात, ये जो फिर हाफ लाइफ होती है ये क्या होती है? ठीक है, हाफ लाइफ में भी हम सिर्फ ये कहते हैं कि जी ये टाइम है, जिस तरह अभी हमने रेडियम की बात की, तो रेडियम का हमने जिस तरह हाफ लाइफ कहा कि जी 1600 ईयर्स है, तो ये साइंटिस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं कि जी कि हाफ एटम्स को डिके करने में कितना टाइम लगेगा। जिस तरह रेडियम जो है अपने हाफ एटम्स को डिके तकरीबन 16 ईयर्स में 1600 ईयर्स के बाद
में हो जाएगी, उसके हाफ एटम डिके कर जाएंगे। लेकिन इन 1600 ईयर्स में कौन सा एटम, कौन सा एक न्यूक्लियस डिके करेगा, कौन सा न्यूक्लियस किस वक्त डिके करेगा, और उस न्यूक्लियस के बाद कौन सा न्यूक्लियस डिके करेगा, ये आप नहीं बता सकते। ठीक है, तो हाफ लाइफ भी सिर्फ आपको ये बताता है कि जी हाफ नंबर ऑफ एटम्स को डिके करने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन कौन सा न्यूक्लियस डिके करेगा ये नहीं बताता। तो कह रहे हैं हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट टेल that when half of the unstable nuclei in the sample will decay, but cannot tell whether a particle nucleus will decay or not. अच्छा, अगली चीज है कि why are neutrons such good projectiles for producing nuclear reactions. ठीक है, अब अगर आपने न्यूक्लियर रिएक्शंस स्टार्ट करवाने होते हैं ना, तो आप न्यूट्रॉन्स को फॉलो करवाते हो। इसलिए मैंने कहा जी अब यूरेनियम है, तो यूरेनियम से मैंने कोई न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट करवाना है, तो मैं यूरेनियम के ऊपर अब न्यूट्रॉन को फॉलो करवाऊंगा। ठीक है, अब न्यूट्रॉन को फॉलो कराने की सबसे बड़ी रीजन क्या है कि देखें, होता ये है कि अगर हम किसी न्यूक्लियस के ऊपर फॉलो करवा रहे हैं ना, अब न्यूक्लियस के ऊपर खुद चार्ज क्या होता है, अब पॉजिटिव होता है। अगर मैं इस न्यूक्लियस के ऊपर कोई चार्ज पार्टिकल फॉलो करवाऊं, तो होगा ये कि जी फिर होगा ये कि उस न्यूक्लियस में, मैंने कहा जी अगर मैं किसी एक न्यूक्लियस के ऊपर प्रोटॉन फॉलो करवाऊं, तो होगा ये कि प्रोटॉन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है और उस न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के दिमाग रिपल्शन हो जाएगी, और वो फिर हो सकता है प्रोटॉन जाके उस न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक ही ना कर पाए। पहली बात, अगर मैं कोई और चार्ज पार्टिकल ले लूँ, इलेक्ट्रॉन ले लूँ, तो इलेक्ट्रॉन को जब मैं न्यूक्लियस के ऊपर फॉल करवा भी रहूँगा, अगर फॉल भी कर रहा होगा, तो होगा ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, वो आसपास के इलेक्ट्रॉन या आसपास के चार्ज पार्टिकल से डिफ्रेक्ट हो सकता है, तो हो सकता है वो जाके न्यूक्लियस को स्ट्राइक ही ना करे। तो न्यूट्रॉन की खासियत ये है कि न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। जब ये चार्ज ही नहीं है तो ये डायरेक्ट जाके न्यूक्लियस को स्ट्राइक करता है। तो कह रहे हैं न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स that carry no charge, due to which neutrons can hit the target nucleus without being repelled or attracted by the nucleus or electron. ठीक है, अब होता क्या है कि जब न्यूक्लियस जाके स्ट्राइक करता है किसी अब न्यूक्लियस को, तो होता क्या देखें, जब एक न्यूट्रॉन जाके न्यूक्लियस को स्ट्राइक करेगा, तो उस एक न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो वही वाली बात है कि वो न्यूक्लियस क्या बन जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं इनसाइड द न्यूक्लियस इट इंक्रीजेस द न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो एंड मेक्स द न्यूक्लियस अनस्टेबल। और जैसे ही कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा, वो न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट कर देगा, मतलब अपने आप को किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट कर देगा। और ये वाला काम हम कहाँ करते हैं, ये वाला काम हम एटम बम में, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन में करते हैं। ये वाला काम हमने देखा भी था, यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन फॉल करवाते हैं। और दूसरा कहाँ करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में करते हैं। इसको भी एक दफा गो थ्रू कर लें। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई अब न्यूट्रॉन एक्टिवेटेड न्यूक्लियाइड्स टेंड टू डिके बाय बीटा नेगेटिव रेदर देन बीटा पॉजिटिव। देखें, सबसे पहले एक वर्ड समझिए, न्यूट्रॉन एक्टिवेटेड न्यूक्लियाइड्स, ये क्या होते हैं। अब ऐसा न्यूक्लियस जिसके ऊपर आपने न्यूट्रॉन फॉल करवाया हो, जब आप किसी एक न्यूक्लियस के ऊपर न्यूट्रॉन फॉल करवाते हो, तो वो कहलाता है न्यूट्रॉन एक्टिवेटेड न्यूक्लियस या न्यूक्लाइड्स। अब कह रहा है कि जी न्यूट्रॉन एक्टिवेटेड जो अब न्यूक्लियाइड होता है ना, या जो न्यूट्रॉन एक्टिवेटेड न्यूक्लियस होता है, वो बीटा डिके करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकालता है। आपको पता है ना, बीटा नेगेटिव को कहते हैं इलेक्ट्रॉन और बीटा पॉजिटिव है पॉजिट्रॉन। तो कह रहे हैं जी वो इलेक्ट्रॉन क्यों निकालता है, पॉजिट्रॉन क्यों नहीं निकालता। ठीक है, अब देखें, ये बात आपने याद रखनी है कि देखें, अगर एक न्यूक्लियस है, तो उस न्यूक्लियस को स्टेबल करने के लिए देखें दो चीजें हो सकती हैं, या तो उस न्यूक्लियस में अगर न्यूट्रॉन ज्यादा है तो न्यूट्रॉन डिके करेंगे, और अगर उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा है तो प्रोटॉन डिके करेंगे। अब जब न्यूट्रॉन डिके करता है ना, तो होता क्या है, न्यूट्रॉन कन्वर्ट करता है अपने आप को प्रोटॉन में, और साथ में इमिट करता है इलेक्ट्रॉन, मतलब बीटा नेगेटिव।
ठीक है। ये कब, अगर अगर कोई न्यूट्रॉन डिके करे। अगर प्रोटॉन डिके करे तो प्रोटॉन कन्वर्ट करता है अपने आप को न्यूट्रॉन में और साथ निकालता है पॉजिट्रॉन। ये बात आपने याद रखनी है कि अब कौन, देखिए अब न्यूट्रॉन डिके करेगा या प्रोटॉन, ये मैंने भी आपको बात कही, ये डिपेंड करता है उस न्यूक्लियस में क्या चीज़ ज़्यादा है। अगर उस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे तो न्यूट्रॉन अपने आप को कन्वर्ट कर देगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, और अगर प्रोटॉन ज़्यादा हो गए तो प्रोटॉन कन्वर्ट कर देगा न्यूट्रॉन। अच्छा, अब अगली बात ये कह रहा है, देखिए वही वाली बात कि बीटा डिके कौन करेगा। बीटा डिके वही करेगा जिसके पास लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए, और बीटा पॉजिटिव डिके कौन करेगा जिसके पास कम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए, मतलब प्रोटॉन ज़्यादा हो गए। और क्वेश्चन में उसने कहा है कि न्यूट्रॉन एक्टिवेटेड न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन एक्टिवेटेड न्यूक्लियस का मतलब ये है कि जिसके पास न्यूट्रॉन ज़्यादा हो। अब अगर न्यूट्रॉन ज़्यादा है तो न्यूट्रॉन डिके करेंगे, और जब भी न्यूट्रॉन डिके करते हैं तो वो क्या एमिट करते हैं, वो बीटा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डिके करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यही था कि जो न्यूट्रॉन एक्टिवेटेड जो न्यूक्लियस होते हैं वो बीटा नेगेटिव डिके क्यों करते हैं, करते हैं। पहले तो आपने ये बताया कि जी जब भी न्यूट्रॉन डिके करेगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा, जब भी प्रोटॉन डिके करेगा तो न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन एमिट होगा। फिर आपने ये बताना है कि जी बीटा नेगेटिव डिके वो करेगी जिनके पास न्यूट्रॉन ज़्यादा हो, और बीटा पॉजिटिव डिके वो करेगी जिनके पास न्यूट्रॉन्स कम हो। क्वेश्चन में कहा हुआ है न्यूट्रॉन एक्टिवेटेड न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन एक्टिवेटेड न्यूक्लियस का मतलब वो न्यूट्रॉन्स, वो न्यूक्लियस जिनके पास न्यूट्रॉन ज़्यादा हो, तो वो ऑब्वियस सी बात है बीटा नेगेटिव डिके करेंगे। एक दफा गो थ्रू कर लो। सर इसका क्या मतलब है कि बट व्हेन अ प्रोटॉन कन्वर्ट्स इनटू न्यूट्रॉन, कन्वर्ट का मतलब डिके, मतलब डिके मतलब प्रोटॉन अपने आप को तोड़ देता है एक न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। ठीक है। तो प्रोटॉन अपने आप को तोड़ेगा या न्यूट्रॉन अपने आप को तोड़ेगा, इनमें से कोई एक काम होता है, और वो डिपेंड करता है कि जी कौन सी चीज़ ज़्यादा है। अगर न्यूट्रॉन ज़्यादा हो गया तो न्यूट्रॉन अपने आप को तोड़ देगा, और अगर प्रोटॉन ज़्यादा हो गया तो प्रोटॉन। अच्छा, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पास्ट पेपर्स में अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन तो बहुत दफा आया है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा उसने ऐड की है। क्वेश्चन ये आता है कि जी वाई लार्ज न्यूक्लियाई अनस्टेबल। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मॉल न्यूक्लियाई का इतने दफा नहीं पूछा, लेकिन लार्ज न्यूक्लियाई का लाजमी पूछा कि जी लार्ज न्यूक्लियाई जो होते हैं ये अनस्टेबल क्यों होते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर भी पहले क्वेश्चन जैसा ही है। सबसे पहली तो बात ये बतानी है कि जी कोई न्यूक्लियस स्टेबल कब होता है, जब उसके पास दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड हो, कूलम्स रिपल्सिव फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स दोनों बैलेंस्ड हो। और अगर ये दोनों फोर्सेस बैलेंस कब होती हैं, जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तकरीबन तकरीबन इक्वल हो। अगर कोई एक चीज भी ज्यादा या कोई भी एक चीज कम होगी ना, मतलब प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे या न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो उसकी वजह से वो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा। तो कह रहे हैं एन एटम इज स्टेबल इफ द फोर्सेस अमंग द पार्टिकल्स दैट मेक अप द न्यूक्लियस इज बैलेंस्ड। Instability of an atom may result from an excess of either protons and neutrons। ठीक है, सबसे पहले आंसर है कि जी हैवी न्यूक्लियस अनस्टेबल क्यों है। देखें, हैवी न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन्स ज्यादा हैं, और प्रोटॉन वही वाली बात है, प्रोटॉन ज्यादा हो रहे हैं तो कूलम रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो रही है। ठीक है, अब कूलम रिपल्सिव फोर्स अगर ज्यादा हो रही है ना, तो उससे देखें होगा क्या, उससे ये होगा कि अगर कूलम रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है तो जो एक न्यूक्लियस के अंदर जो अब एक न्यूक्लियॉन्स हैं वो जरा दूर दूर हो जाएंगे, और अगर वो दूर दूर हो जाएंगे तो बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाएगी। अब बाइंडिंग एनर्जी क्यों कम हो जाएगी, देखें बाइंडिंग एनर्जी की आपको डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी थी कि वो एनर्जी जो जो कि न्यूक्लियॉन्स को जोड़ के रखे। तो अगर न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं ना, तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाती है, और अगर बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाएगी तो मैंने आपको एक रिलेशन लिखवाया था कि जी स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो अगर एक न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम हो रही है, उसकी वजह से वो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा। एक दफा दोबारा देखें, हैवी न्यूक्लियस जो होते हैं उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हुए हुए होते हैं, जिसकी वजह से कूलम्स रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हुई भी होती है। और कूलम रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाती है, और अगर बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाएगी तो वो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा।
सेकंड चीज़ है स्मॉल न्यूक्लियाई। अब स्मॉल न्यूक्लियाई में इसी के ऑपोजिट, अच्छा स्मॉल न्यूक्लियाई का वैसे बुक में भी है, बुक वाला भी अगर आप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। उसमें वो आई थिंक वो एक इफेक्ट था, शील्डिंग इफेक्ट, आई थिंक सरफेस इफेक्ट, बेशक वो वाला करना चाहो तो वो वाला भी कर सकते हो आप, बुक में है वैसे कि स्मॉल न्यूक्लियाई अनस्टेबल क्यों होते हैं, वो भी करना चाहो वो भी कर सकते हो, या यहाँ जो मैंने सिंपल सी रीजन लिखी ये भी करना चाहो ये भी कर सकते हो, या दोनों को मिला के भी लिख सकते हो कि जी स्मॉल न्यूक्लियाई में प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, और अगर प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे तब भी दोनों फोर्सेस इम्बैलेंस हो जाएंगी। तो कोई भी न्यूक्लियर, अब फिर बैलेंस कौन से होते हैं, बैलेंस होते हैं इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई। और इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई की क्या खासियत होती है, इनकी खासियत ये होती है कि जी इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तकरीबन तकरीबन इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से दोनों फोर्सेस बैलेंस रहती हैं। ठीक है, एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल भी आने के चांसेस हैं इसके। सर इसमें जब स्मॉलर न्यूक्लियाई है तो यहाँ पर प्रोटॉन्स भी कम होंगे ना? स्मॉलर न्यूक्लियाई वो असल में ना न्यूट्रॉन्स के कंपैरिजन में कह रहे हैं। अच्छा ठीक है। जिस तरह आप एग्जांपल लेते हैं, जिस तरह इसकी एग्जांपल ले लें हीलियम 3, ये हमने पढ़ा था ना उसमें प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में। अब अगर आप इस हीलियम में देखो तो इस ये वाला जो हीलियम है, इस हीलियम में 2 प्रोटॉन्स हैं, और अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालो तो 1 न्यूट्रॉन है। ठीक है सर, समझ आ गया। ठीक है, अच्छा लिशा आप पूछ रहे हो दोनों में डिफरेंस के, दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, दोनों ही आप कह लो यहाँ पे अनस्टेबल है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही अनस्टेबल है ना, तो दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, दोनों ही अनस्टेबल है। और दोनों ही अनस्टेबल क्यों हैं, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो ज्यादा है। बेशक स्मॉलर न्यूक्लियाई का आप वो बुक वाला आंसर लिखना चाहो तो वो लिख लो, वो भी अच्छा आंसर है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जी वाई इज अ कन्वेंशनल फिशन न्यूक्लियर रिएक्टर नॉट एबल टू एक्सप्लोड एज अ बम। देखें, अब न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना, न्यूक्लियर में आपको मैंने बताया था कि न्यूक्लियर रिएक्टर वो एक प्लांट होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं अगर उसमें मतलब यूरेनियम भी यूज कर रहे हो और आप बम वाला काम कर रहे हो तो वो एक एटम बम की तरह फटता क्यों नहीं है। न्यूक्लियर जो होता है जो अब एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, ठीक है, अब हमने कहा था कि जी एटम बम जो होता है ना उसमें तो अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन होता है, और जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही है कि इन न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन इज मेंटेन्ड and monitored closely. In such a device, neutrons are used to induce nuclear fission in controlled manner. तो इसमें अगर आपको याद हो तो हमने ये पढ़ा था कि जी हर फ्यूजन में 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, उन 3 में से हम 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करवा लेते हैं और 1 न्यूट्रॉन को आगे फ्यूजन करने देते हैं। तो ये कंट्रोल्ड तरीके से फिर ये होगा, फिर एक 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो गए, उन 3 में से 2 को एब्जॉर्ब करवा लेंगे और 1 को आगे फ्यूजन करने देंगे। तो यहाँ पे हम इंड्यूस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन है कंट्रोल मैनर में। फिर अगली बात ये कि जो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब किस तरह करते हैं, ये हमने पढ़ा था कंट्रोल रॉड्स, बोरॉन और कैडमियम के यूज होते हैं जो कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर अगली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको मैंने कहा था जी यूरेनियम जो है, यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर में भी यूज होता है और यूरेनियम एटम बम में भी यूज होता है। फर्क क्या दोनों में, जो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम यूज होता है ना उसकी इनरिचमेंट बहुत कम होती है। अब इनरिचमेंट क्या मतलब कि जी किसी अब यूरेनियम में यूरेनियम 235 कितना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट यूरेनियम 235 है। तो जो हम नॉर्मल जो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम यूज करते हैं ना उसमें यूरेनियम 235 की जो परसेंटेज है वो सिर्फ 4 to 5% है, मतलब इनरिचमेंट बहुत कम है। लेकिन एटम बम बनाने के लिए जो आपको यूरेनियम चाहिए ना उसकी इनरिचमेंट 90% होनी चाहिए, इसीलिए वो एक ऐसा बम के तौर पर तो एक्सप्लोड वैसे भी नहीं कर सकता। ठीक है, और फिर आखिरी पॉइंट ये है
कि जी वही वाली बात है कि नंबर ऑफ फ्यूजन्स देखें, अब जो एटम बम के लिए फ्यूजन्स, नंबर ऑफ फ्यूजन्स ना बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं, और होता इसी तरह है कि जी पहले एक फ्यूजन हुई, फिर 3 फ्यूजन्स हुई, फिर 9 फ्यूजन्स हुई, फिर 27, फिर अब 81, फिर इस तरह फ्यूजन्स बढ़ती रहती हैं। लेकिन हम न्यूक्लियर रिएक्टर में तो फ्यूजन्स इस तरह हम यहाँ पे करवा ही नहीं रहे, क्योंकि हम तो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करवा रहे हैं। तो कह रहा है कि जी जो एक न्यूक्लियर रिएक्टर में जो नंबर ऑफ फ्यूजन्स हैं वो इतनी ज़्यादा है ही नहीं कि जी वो एक बम की तरह फट सके पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर। और फिर ऑब्वियस ही बात है, न्यूक्लियर रिएक्टर को डिज़ाइन भी इस तरह किया जाता है कि अगर न्यूक्लियर रिएक्टर का टेम्परेचर थोड़ा सा भी इंक्रीज हो ना, तो पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर का जो प्लांट है ना वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है। मतलब वो एक्सप्लोड या बम वाली तो अब सिचुएशन में पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि अगर पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर ही प्लांट ही बंद हो जाएगा तो वो तो फिर आगे रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी व्हाई डज द फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई इनटू हेवी न्यूक्लियर रिलीज एनर्जी। देखें, जब आप फ्यूजन करते हो, फ्यूजन क्या होता है कि दो लाइट न्यूक्लियाई को कंबाइन करके आप हैवी न्यूक्लियस बनाते हो। तो कह रहे हैं जब आप दो लाइट न्यूक्लियाई को कंबाइन करके हैवी न्यूक्लियस बनाते हो तो एनर्जी रिलीज क्यों होती है। ठीक है, सबसे पहले तो फ्यूजन की डेफिनेशन आ गई। अच्छा, फिर देखिए मैंने समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल दे दी। दो आपके पास क्या थे, ड्यूट्रियम थे, दो ड्यूट्रियम कंबाइन होकर बना हीलियम, और साथ में कितनी एनर्जी रिलीज हुई, 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये एनर्जी रिलीज क्यों होती है, देखें ये एनर्जी रिलीज इसलिए होती है क्योंकि जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है ना, इसका मैस कम होता है एज कंपेयर टू मैस ऑफ रिएक्टेंट्स। जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास रिएक्टेंट्स ड्यूट्रियम है ना, समझ लें इन दोनों ड्यूट्रियम के मैस थे 2 ग्राम, तो 2 + 2 कितना आया 4, तो मेरे पास लेफ्ट साइड पे जो मैस है वो 4 ग्राम है। जो हीलियम प्रोड्यूस हुआ ना, इसका मैस 4 ग्राम नहीं आया, इसका मैस आया 3.8 ग्राम। तो फिर 0.2 ग्राम गया किधर, वो 0.2 ग्राम कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, जो कि आइंस्टाइन कहता है कि जी मैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो वही कह रहा है दिस प्रोसेस रिलीज एनर्जी बिकॉज द टोटल मास ऑफ द रिजल्टिंग सिंगल न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ द मास ऑफ 2 ओरिजिनल न्यूक्लियाई। ठीक है, और फिर द डिफरेंस आप चाहो तो दोनों को निकाल लो, 4 में से 3 माइनस कर दो, 3.8 तो 0.2 ग्राम। तो कह रहा है द डिफरेंस ऑफ मास बिटवीन द 2 ओरिजिनल न्यूक्लियाई and the resulting single nuclei is converted into energy according to Einstein mass energy relation। ठीक है, तो जी फ्यूजन में क्यों एनर्जी रिलीज होती है, फ्यूजन में एनर्जी इसकी वजह से रिलीज होती है क्योंकि फ्यूजन में जो प्रोडक्ट बनता है या जो सिंगल हैवी न्यूक्लियस बनता है उसका मैस अपने लेफ्ट साइड पे जो रिएक्टेंट्स के मैस के सम से कम होता है, और जितना वो डिफरेंस होगा दोनों मैसेज के दरमियान वो मैस कन्वर्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और आखिरी पॉइंट ये लिखा हुआ है कि जी जो फ्यूजन में जो एनर्जी रिलीज होती है ना, वो ऑब्वियस ही बात है फ्यूजन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा। ये तो बात आपको मैंने काफ़ी दफ़ा बताई भी है कि फ्यूजन रिएक्शन ज़्यादा एक्सप्लोसिव है एज कम्पेयर टू फ्यूजन। गो थ्रू कर लें। ठीक है, अच्छा अब लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर्स मेक अ फ्यूजन रिएक्शन डिफिकल्ट टू अचीव। देखिए फ्यूजन रिएक्शन अचीव करना इतना मुश्किल क्यों है, मतलब हमारी तो अर्थ के ऊपर तो फ्यूजन हो भी नहीं रहा, सिर्फ अगर हो रहा है तो सन के ऊपर हो रहा है, ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम में। अब मुश्किल क्यों है, इसकी रीजन तो आपको मैंने ये बताई थी ना कि जी फ्यूजन को अचीव करने के लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए, तकरीबन 10 मिलियन केल्विन। अब अगली बात ये आती है कि जी इतना टेम्परेचर चाहिए क्यों। देखें फ्यूजन में होता क्या है, फ्यूजन में ये होता है कि दो आप छोटे न्यूक्लियाई को ना आपस में करीब लेकर आते हो और उनको करीब ला के आप उनको आपस में ज्वाइन करवा देते हो, मर्ज करवा देते हो, जिसकी वजह से एक हैवी न्यूक्लियस प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये बात कहने को आसान है लेकिन प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि दो लाइटर न्यूक्लियाई को अगर आपने करीब लेकर आना हो ना, तो न्यूक्लियाई के ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। अगर आप दो न्यूक्लियाई को आपस में करीब लेकर आ रहे हो, क्लोज लेकर आ रहे हो, तो उन दोनों के दरमियान रिपल्शन होगी, क्योंकि उन दोनों के दरमियान क्या चार्ज है, अब पॉजिटिव चार्ज है। तो यही असल में मसला है
ये दो लाइटर न्यूक्लियाई को करीब लेकर आना इतना आसान है ही नहीं, और इसी के लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी देते हैं हम इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। तो अगर आपने दो लाइटर न्यूक्लियाई को करीब लेकर आना है ना, तो आपको उनको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर तकरीबन 10 मिलियन केल्विन होना चाहिए, जो कि इतना हाई टेम्परेचर अर्थ के ऊपर तो प्रोड्यूस करना पॉसिबल ही नहीं है। इसी वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन अचीव करना बहुत डिफिकल्ट है। अब देखें, पहला पॉइंट कह रहे हैं, फॉर द फ्यूजन ऑफ टू लाइट न्यूक्लियाई वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज, नहीं, बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज्ड, between two positively charged light nuclei. For this purpose, the nuclei are moved towards each other with very high velocity and high current. तो obviously बात है, इसके लिए आपको फिर उनको बहुत हाई स्पीड के साथ फेंकना पड़ेगा ताकि उनकी दरमियान जो वो उस रिपल्शन को ओवरकम कर सकें। तो कह रहे हैं, the fusion reaction can take place at very high temperature of about 10 million Kelvin. At this temperature, the nucleus gets sufficient thermal kinetic energy to overcome electrostatic force of repulsion. Such a high temperature cannot be obtained easily, so it is very difficult to obtain a fusion reaction. इसको भी एक दफा go through कर लें।